नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धमतरी जिले के दौरे पर हैं। धमतरी जाने से पहले मीडिया से आपने बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ में जो कृषि का जो रेशियो था 40% में धान की खेती होती थी और 60% में दूसरे प्रकार के, चाहे उसमें कोदो हो और तिल हो, अरहर हो, इस प्रकार का। उसके बाद उसमें रबी फसल लगाई जाती थी। तो वो हरित क्रांति के जो आंदोलन चला, जब अनाज की कमी पड़ी तो ये आंदोलन चला और धान की तरफ लोग आगे बढ़े। अब मिलेट्स के बहुत ज़्यादा डिमांड, कोदो, कुटकी, रागी की डिमांड न केवल देश में बल्कि विदेशों में इसके बड़ी मात्रा में इसकी डिमांड है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हमारे भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार से कि 44% भूभाग में जंगल है, सिंचाई की व्यवस्था वहाँ कम है और बहुत ही ढलान वाली ज़मीन है। ऐसे में कोदो, कुटकी, रागी है वो बहुत ही किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धान के खेत में आपको मेड़ बनाना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा। कोदो की खेती में पानी की कम आवश्यकता होती है और बहुत जल्दी वो फसल पक के तैयार हो जाता है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जहां उन्हें 9,000 रुपये प्रति एकड़ रूप में इनपुट सब्सिडी देने का फैसला, फिर उसके मिलिंग और मिलिंग के बाद मार्केटिंग, इन सब चीज़ों की व्यवस्था पहली सरकार है जो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के दर घोषित। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 21वीं कड़ी का प्रसारण 12 सितंबर रविवार को होगा। मुख्यमंत्री बघेल लोकवाणी में इस बार जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, एफएम रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राहुल गांधी की आगामी छत्तीसगढ़ यात्रा को लेकर बयान दिया है। मोहन मरकाम ने कहा है कि बहुत जल्द राहुल गांधी बस्तर के दौरे पर आएंगे। उनके संभावित दौरे को लेकर बस्तर में पार्टी संगठन के स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बस्तर प्रवास पर आ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके कार्यक्रम को हम भव्यता दें और छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो विकास कर रही है उन विकास कार्यों को भी हम दिखाएं। ये हमारी मंशा भी है और पहली बार मतलब बस्तर दौरा सरकार बनने के बाद बस्तर में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सरकार की उपलब्धियों को भी हम दिखाना चाहते हैं। हमने जो रोड मैप तय किया है 10 से 15 के बीच में आएंगे, ऐसा हमें लगता है। उस हिसाब से हमारी तैयारी भी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धमतरी जिले के कोटेश्वर धाम पहुंचे। यहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। इन घोषणाओं में कोटेश्वर धाम में औषधीय पौधों का प्रसंस्करण और प्रशिक्षण के लिए केंद्र खोला जाना और यहां सौर ऊर्जा से विद्युत और पेयजल की व्यवस्था करना शामिल है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा राजधानी की सड़कों पर बरसते पानी में शांति मार्च निकाली गई। इन सभी नेताओं ने राज्यपाल को एक ज्ञापन में प्रदेश में लगातार बढ़ते धर्मांतरण के मामलों की जानकारी देकर इसके पीछे काम कर रहे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। राजधानी रायपुर में दोपहर बाद लगभग 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। इस बारिश ने शहर का मौसम ही बदल दिया। इससे उमस और गर्मी से परेशान शहर के लोगों को राहत मिली। इस बरसात से कई इलाकों में पानी भी भर गया, जिससे लोग परेशान रहे। इस बारिश ने नगर निगम के उन दावों की पोल भी खोलकर रख दी है जिनमें
शहर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की बात की जाती रही है। अगले 24 घंटों में एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके कारण प्रदेश में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूरे भारत में पोषण विभाग के माध्यम से सुपोषण अभियान का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों में सुपोषण के प्रति जागरूकता आए। इसी के चलते आज रायपुर के मरीन ड्राइव में साइकिल रैली का आयोजन महिला एवं बाल विकास और यूनिसेफ द्वारा किया गया। रैली में हर उम्र के लोग शामिल हुए और सुपोषण का संदेश भी दिया। के लिए आप पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। अभी भी पीछे कुछ लोग हैं जो इस व्यवस्था में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी चुनौती है कुपोषण, क्योंकि 70% बच्चों की मृत्यु का मूल कारण होता है कुपोषण, और कुपोषण के कारण शिक्षा का आउटकम में कम होता है और एक राज्य का जीडीपी में कम होता है। सो ये हम यूनिसेफ के मानना है कि छत्तीसगढ़ कुपोषण मुक्त और एनीमिया मुक्त बन सकता है, क्योंकि इस राज्य में बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण कार्यक्रम है, पोषण अभियान है, एनीमिया मुक्त कार्यक्रम है। सो ये कार्यक्रम का आज का उद्देश्य है कुपोषण के बारे में, पोषण के बारे में ज़्यादा जागरूकता बनाए। पूरे भारत में अभी हमारे यहाँ पोषण अभियान विभाग के माध्यम से संचालित किया जाता है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान को बहुत ही भारी मात्रा में लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जिससे हम इसका संदेश पूरे गांव-गांव में जाके, घर-घर में जाके देंगे, जिससे हमारे आज नौनिहाल बच्चे जो कुपोषित हो रहे हैं उनको सुपोषित करने के लिए, क्योंकि विभाग के साथ साथ अगर समाज, परिवार, संस्थाएं अगर जुड़ जाएगी तो हमारा छत्तीसगढ़ सुंदर, सुपोषित और स्वस्थ छत्तीसगढ़ कहलाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों, विशेष रूप से उत्कल समाज के लोगों को नुआखाई पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि ऋषि पंचमी को नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार नई फसल के आगमन, धरती के साथ ही भगवान के वंदन और किसान भाइयों के बंधुत्व और एकत्व का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की बेटी श्रुति प्रभला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ऑनलाइन गीत गायन प्रतियोगिता में अपनी बेहतरीन गायन शैली से छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। बिलासपुर की रहने वाली श्रुति ने वॉइस ऑफ वर्ल्ड के टॉप 3 में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। श्रुति इस प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में पहुंचने वाली भारत की इकलौती प्रतिभागी बनी है। सतनामी समाज से जुड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वेदराम मनहरे ने अपने 9 साथियों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने सभी 10 सदस्यों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय भी मौजूद थे। जय छत्तीसगढ़ महतारी की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कार्यक्रम सुभाष की बात। हम बात कर रहे हैं क्षमा पर्व की।
हम जैनों की उस परंपरा की बात कर रहे हैं, जैन धर्म की उस परंपरा की बात कर रहे हैं जो हमको क्षमा मांगना सिखाती है, जो हमको ये सिखाती है कि वो बड़ा है जिसके पास क्षमा जैसा शब्द है। रहीम हमको याद आते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहे रहीम हरि को काटो जो भृगु मारी लात। यही रहीम कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से जो ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि हम जिस समय में रह रहे हैं वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। मेरी कमीज से तेरी कमीज सफ़ेद कैसे। दरअसल हम इस समय में जी रहे हैं जहाँ पर कि हमको दूसरे की सफ़ेदी भाती नहीं। दरअसल जबकि हकीकत यह है कि क्षमा मनुष्य का आभूषण है, क्षमा व्यक्ति को उदार हृदय बनाता है, क्षमा उसकी एक स्वस्थ मानसिकता को दर्शाता है। हम जिस देश में रहते हैं वो एक क्षमा का जो उसका दर्शन है, जहाँ हमारे यहाँ करुणा, सहनशीलता, दया, ये हमारे यहाँ एक महात्मा के गुण होते हैं और जो स्त्री में होते हैं। इसलिए प्रेमचंद लिखते हैं अपनी किताब गोदान में कि जब कोई व्यक्ति अपने आप में स्त्री के गुण समाहित कर लेता है तो वो महात्मा हो जाता है, और जब कोई स्त्री अपने में पुरुष के गुण समाहित कर लेती तो उल्टा हो जाती है। दरअसल ये गुण क्या है? ये क्षमा, दया, त्याग, ममता, ये सारे गुण हैं। हम अपने से बड़े शत्रु को भी अगर माफ़ कर देते हैं जिस समय, उस समय हम खुद बड़े हो जाते हैं। हमारा जीवन अनमोल है और छोटा भी है। यदि हम इसमें केवल ईर्ष्या और शत्रुता के कूड़े को अपने घर में अगर जगह देंगे, अपने शरीर में जगह देंगे, तो ये जो हम जो देख रहे हैं वो मनुष्यता उससे अंततः रक्त रंजित नजर आएगी। हम जिस इतिहास में लूट, बर्बरता, अत्याचार है, आक्रामकता है, या जहाँ दुनिया को तलवार के नोक पे जीतने की महत्वाकांक्षा रही है, वहाँ युद्धों ने जन्म दिया है। युद्ध से देश तो जीते जा सकते हैं पर दिल नहीं जीते जा सकते। इसलिए बुल्ले शाह जैसे शायर कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ जीतना है तो दिल जीतो। आप दुनिया जीत के क्या करोगे? इस दुनिया को बार बार लूटा गया है, रौंदा गया है। आतताइयों ने मनुष्यता को मारने, बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हासिल क्या हुआ? चाहे हम सिकंदर की बात करें, चाहे नादिर शाह की बात करें, चाहे हिटलर की बात करें, आज लोग यदि उनको याद करते हैं तो नफरत से याद करते हैं। दरअसल हमारा देश और हम शांति और अमन के पुजारी हैं। हम पूरी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम की तरह देखते हैं और हम आपसी भाईचारे में यकीन करते हैं। ये धरती बुद्ध की है, महावीर की है, नानक की है, कबीर की है, मीरा की है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। वैसे सरल होना कोई खराब बात नहीं है, पर चूंकि अगर कोई आदमी बहुत ताकत दिखाता, जो बोलते हैं कि थोथा चना बाजे घना, या जो अज्जल घघरी छलकत जाए, हमारे यहाँ पास जिसके पास जो नहीं है वो उसके बारे में अभिमान करता है। दरअसल जिस हम जैन परंपरा की बात कर रहे हैं और क्षमा पर्व की बात कर रहे हैं, उसमें जो पर्युषण पर्व उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें जिस 10 क्षमा की बात की गई है, उसमें उत्तम क्षमा है, उत्तम मारदेव है, उत्तम आर्जव है, उत्तम सत्य है, उत्तम सोच है, उत्तम संयम है, उत्तम तप है, उत्तम त्याग है, उत्तम अकिंचन है और उत्तम ब्रह्मचर्य है। जो भी है वो श्रेष्ठ है। और जैन धर्म में श्रावकों और श्रमणों को क्षमा धारण करने के लिए कहा गया है। जितने भी जैन धर्म के अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, उन्होंने जैनों को ये कहा है कि गाली सुन मन खेद ना आनी, गुण को अवगुण कही अज्ञानी। तो जो इस समय एक बात है संस्कृत में कि श्लोक है, मौनम कला नास्ति। हम बहुत बार चुप रहकर, अगर कोई क्रोध में है और हम उसके सामने चुप होते हैं, तो निश्चित रूप से वो जो हमारा मौन है वो उस जो कुछ वहाँ घटित होना है उसको रोकता है। नमोकार जो मंत्र है, जो अहिंसा परमो धर्म की बात है, चाहे हम श्वेतांबर जैन की बात करें, मिच्छामि दुखम की बात के लिए वो कहते हैं, या हम दिगंबर जैन की बात करें, उत्तम क्षमा की बात है। अगर हम उनकी धार्मिक किताब जिनवाणी की बात करें तो वहाँ पर भी ये बात है। अगर हम सारे धर्मों की बात करें तो यदि हम इस्लाम में जाते हैं तो वहाँ हम अपने नमाज में अपने अल्लाह से अपने गुनाह की क्षमा मांगते हैं। पूजा अर्चना करते हैं तो उस पूजा अर्चना में भी जैसे ही पूजा खत्म होती है तो हम कहते हैं कि हमसे जो कुछ हुआ हमने किया, पर हमारी गलतियों को माफ़ करो। दरअसल मनुष्य जो है बार बार अपने को ईश्वर के सामने खास करके अपने को वो कहता है कि मुझसे गलती हुई। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की, क्षमा पर्व की। यहाँ पर जैन धर्म बाकी धर्म से इसलिए हमको अलग दिखता है कि वो समूची प्रकृति से, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सबसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हमको
आप माफ़ करो, हमसे जो गलती हुई माफ़ करो। पर दरअसल दोस्तों, सॉरी एक अंग्रेजी का शब्द है जो बहुत अच्छा शब्द है, जिसको बोलने में कोई बुराई नहीं। पर दरअसल जब हम बार बार सॉरी बोलते हैं तो हमारा इंटेंशन क्या है? क्या हम बार बार किसी को प्रताड़ित करके सॉरी बोलेंगे? जिस समय में हम रह रहे हैं उस समय में लोगों के भीतर बहुत सारा गुस्सा भरा है। तो दुनिया में तरह तरह के दुख दर्द हैं। उस दुख दर्द के बीच में अगर कहीं से कोई ऐसा अवसर आता है तो वो अपने भीतर के दुख को, अपने भीतर के रौद्र रूप को बाहर निकालता है और अचानक से वो फट पड़ता है। तो हमारी परंपरा में ये बात बार बार आती है कि हमको दरअसल सबसे बड़ा व्यक्ति वो है जो लोगों को क्षमा करना जानता है। अगर वो लोगों को क्षमा करता है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, वो आसपास अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। इसलिए निदा फाजली जैसे शायर कहते हैं कि अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे संग आम के मीठी हो गई धूप। दरअसल हम जिस परंपरा की बात कर रहे हैं, जिस क्षमा पर्व की बात कर रहे हैं, वो चाहे जैन परंपरा से आता हो, पर वो सारे धर्मों में कहीं ना कहीं माफ़ करने की बात है। अगर जाने अनजाने हम आपकी भावनाओं को यदि कहीं आहत कर रहे हैं तो हम भी जैन परंपरा का अनुसरण करते हुए आपसे कहेंगे कि आप हमको क्षमा कीजिए। ये था कार्यक्रम सुभाष की बात। और अब चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने फिल्म नीति की घोषणा कर दी है। इस फैसले का संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप षडंगी ने स्वागत किया है। वीआईपी न्यूज से खास बातचीत में दिलीप षडंगी ने बताया कि राज्य सरकार कला और संस्कृति के लिए अच्छा काम कर रही है। मेरा गणपति सबसे प्यारा है, ये सबका पालनहारा है। मेरा गणपति सबसे प्यारा है, ये सबका पालनहारा है। रिद्धि सिद्धि नवनिधि के दाता, सुखी संसार हमारा है। मेरा गणपति सबसे प्यारा है, ये सबका पालनहारा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप षडंगी जी है। षडंगी जी, छत्तीसगढ़ में संस्कृति को संवारने के लिए, सहेजने के लिए किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, संस्कृति, कला और संस्कृति को संवारने के लिए जो उसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी सामने आया है 2021 फिल्म नीति, जिसमें सारे कलाकार, चाहे वो छोटे से छोटे कलाकार, बड़े से बड़े कलाकार, चाहे टेक्नीशियन हो, स्पॉट बॉयज़ हो, माइक मैन हो, लाइट मैन हो, इन सब के हित में ये काम हुआ है जो फिल्म नीति तैयार हुई है। और इस फिल्म नीति के लागू होने से स्पष्ट है कलाकारों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और जो उनका शोषण हो रहा है उस शोषण से भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। जैसे अभी नीति में ये भी जो उसके प्रमुख बातें आपको बता रहा हूँ, जो उस नीति में लिखी हुई हैं, उसके जो प्रमुख बातें, एक तो जो कोई हिंदी फिल्म बनाएगा, छत्तीसगढ़ में आके हिंदी फिल्म बनाएगा, तो हिंदी फिल्म में अगर वो 5 छत्तीसगढ़ के कलाकारों को लेता है तो उसे सब्सिडी के अलावा 25 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये भी एक छत्तीसगढ़ के कलाकारों को प्रमोट करने का काम हुआ। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या नेशनल स्कूल ऑफ कलकत्ता या पुणे या और भी जहाँ जो हमारे उस नॉर्म में लिखा हुआ है, उसमें अगर कोई सिलेक्ट होता है कोई छात्र हमारे छत्तीसगढ़ से, तो उसको छात्रवृत्ति का प्रावधान है। ऐसे बहुत सारे हैं फिल्म जगत से जुड़े जितने भी लोग हैं हमारे, वो कर्मकार मंडल, श्रम कर्मकार मंडल के प्रावधान के अंतर्गत आएंगे, जिससे उनका मेडिकल कवर होगा, इंश्योरेंस होगा, पेंशन होगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो, और फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुलने वाला है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारों को रोज़गार भी मिलेगा और पढ़ने का फ़ायदा भी, अवसर भी मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इस नीति में डिक्लेयर हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए एक बहुत ही सुनहरा दिन आया है और यह अवसर का लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी के द्वारा लेंगे, ऐसा लग रहा है। सर, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, कोरोना काल में हम लोग को देखने को मिलता है, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। किस तरीके से उनको, उनके जो जीवन है उनको बेहतर बनाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अभी क्या काम किया जा रहा है? देखिए, एक तो यही काम सब, अब पहली बात तो ये है कि 2.5 साल की सरकार, 2 साल 8 महीने हुए है सरकार को, और आपको भी जानकारी है 2 साल तो कोरोना में बीता, तो आप यही मान सकते हैं 4 8 32 हफ्ते की सरकार थी। 32 हफ्ते हमको काम करने का मौका मिला है। और
इस 32 हफ्ते में भी हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। और ये तीसरा जो बहुप्रतीक्षित था, छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए जो फिल्म विकास निगम का निर्माण होना था, सांस्कृतिक परिषद का गठन होना था, बहुत सारी जो बातें बहुत दिनों से केवल बातों में रह रही थी, आज 20 साल से वो फलीभूत दिखाई दे रहा है। परिवर्तन का जो समय लाता है कलाकार लोग लाते हैं, और कलाकार को अगर हम मजबूत बना रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति के विकास के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी विकास होगा। और मैं पुनः इस बात के लिए हमारे संस्कृति मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी को और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भैया भूपेश बघेल जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये थे संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं दिलीप सटांगी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में जो कलाकार है उनको आर्थिक स्थिति के साथ साथ तमाम चीज़ों में मदद की जाएगी और एक बेहतर जो है प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आयोजित ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की 111वीं कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर अयोध्या रवाना हुए। जाने से पूर्व मीडिया से बातचीत करते हुए महापौर ने बताया कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स द्वारा मुझे राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। इस बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। लखनऊ दौरे पर जा रहा हूं। अयोध्या में हम लोगों का महापौरों का पूरा सम्मेलन है। मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। पहली बार दौरा है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ से पहली बार मौका मिला है और मैं जाके रायपुर की वहां पर हमारे जो रायपुर शहर में जो काम हुए वो जाके वहां पर बात रखूंगा। कांकेर जिले में एक ट्रक ड्राइवर से 4,800 रुपए नकद और मोबाइल फोन की लूट करने वाले 2 आरोपियों को कांकेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल एवं नकद रकम सहित लूट की घटना में इस्तेमाल किया गया स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया गया है। बालोद जिले में सरकारी PM आवास योजना से हितग्राहियों को राशि नहीं मिलने से हितग्राही परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं जिले की खनिज नगरी दल्ली राजहरा की एक झुग्गी बस्ती में यहाँ के युवाओं ने मानवता की अद्भुत मिसाल पेश की है। इस बस्ती के युवाओं ने वार्ड की एक गरीब वृद्ध महिला के लिए पक्का मकान बनवाकर उन्हें सौंपा है। इस मकान बनाने में लगभग 1.5 लाख रुपए की लागत आई है। इस सारी राशि का कुछ भाग युवाओं ने अपनी जेब से भरा और शेष राशि चंदे के रूप में एकत्र की गई। कैसे लगा थे आपको? मानव जीवन बनाने से हो रही से समाज है कैसे लगा थे अभी आप लोग? बने लागत बिठा बने हूँ। माता जी मेरे से मदद मांगने आया। मैं मदद करने का कोशिश किया और आया, इसको देखा, माता जी के साथ वीडियो बनाया मैं हल्का सा और वायरल किया था कि इसका मदद किया जाए, राजहरावासी इसका मदद किया जाए करके बार बार रिक्वेस्ट किया था। तो सभी ग्रुप ने डाला था तो उसका असर दिखने लगा कि उसका नाती है एक और एक पोती है करके वो सुनने में आया है। लेकिन उसका पति ख़त्म हो गया है, उसका बेटा ख़त्म हो गया है। अब ये काफ़ी दिनों से छोटा सा झोपड़ी, झिल्ली वाला झोपड़ी है, उसी में रहती है। और उसका एक साइड झिपारी वाला दरवाज़ा है, एक साइड क्या है टीना वाला दरवाज़ा है। इससे क्या है वो एक साड़ी को जठा के सोती है। इतना दुखदाई है। वहीं पे चूल्हा है छोटा सा, उसी में खाना बनाती है। एक टाइम सरिता खाना देती है, रात वाला खाना, दिन का खाना बनाती है माता जी। तो 300 या 350 पेंशन मिलता है और चावल कोटा से मिलता है। माता जी की स्थिति बहुत कमज़ोर थी। देखे घर के हम लोग रहने के लिए उनको व्यवस्था नहीं था। एकदम 6 बाई 6 का रूम था जिसमें सोना तो दूर, बैठने के लिए भी बहुत तकलीफ हो रहा था। बारिश का दिन था, स्थिति ऐसा हो रहा था कि माता जी को हम लोग बारिश में भी आके देखे तो ऐसा स्थिति था कि एक जगह कोने में दुबक के बैठे थी, चारों तरफ पानी गिर रहा था। ऐसा लग रहा है कि आदि मानव के ज़माने में माता जी आ गई। तो हम लोग हमारे ग्रुप के माध्यम से, हमारे सुघर पंडर दली ग्रुप के माध्यम से, जिसमें जीवनलाल भैया एवं हमारे साथी लोग हैं, तो लोगों के सामने बात रखे। राजरा व्यापारी संघ हो गया, सर्व समाज, साहू समाज, हर समाज के लोग हम लोग को मदद किए। व्यापारी लोग भी मदद किए,
स्थिति ऐसे आया कि उसमें हम लोग को कुछ पैसा अपने तरफ से डालना नहीं पड़ा। बीएसपी के अधिकारी लोग हर तरफ से मदद मिला और माता जी का घर आज बन गया। छत्तीसगढ़ में सूखे को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश में 23 जिलों की 72 तहसीलों में 80% से कम बारिश हुई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अभी हाल ही में सभी कलेक्टरों को आकस्मिक योजना पर काम करने का निर्देश दिया है, किंतु सूखे को लेकर अभी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। प्रदेश में सूखे की स्थिति को लेकर राजस्व विभाग द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके मुताबिक 20 जिलों के 52 तहसीलों में 51 से 75% तक की बरसात हुई है। वहीं 24 जिलों की 69 तहसीलें ऐसी है जहां 76 से 99% तक बारिश दर्ज की गई है। इस हालात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने ऐसे परिस्थिति में किसानों की मदद के लिए सरकार द्वारा जल्द कार्य योजना बनाए जाने की मांग की है। सूखे की स्थिति छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं अब उसका पूरा प्रभाव दिखने लगा है और करीब करीब 1/3 से ज़्यादा 75 से 80 से ज़्यादा तहसील इसके चपेट में हैं। और एक बार वर्षा की स्थिति में नुकसान ये होता है कि बारिश भी हो जाए तो जो फसल की ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो 20-25% नुकसान तो ऐसे ही हो जाता है। अभी बड़ा सेंसिटिव समय है, ज़्यादा बिजली आपूर्ति की चिंता भी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद के लिए कार्य योजना बननी चाहिए। सूखे के इस हालात और पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने बताया है कि किसान सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी हालत में किसानों का नुकसान सरकार होने नहीं देगी। देखिए, अगस्त महीने में कम पानी गिरने के कारण वर्षा की स्थिति उत्पन्न हुई है। कुछ एक स्थानों पर सामान्य से 25%, 30% तक कम वर्षा हुई है। सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। किसानों को हुए नुकसान की आकलन करवाया जा रहा है और यथासंभव कानूनी अनुसार उनको इसके भरपाई की जाएगी। निश्चित तौर पर किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और सरकार की प्राथमिकता में किसान है, इसलिए किसान भाई निश्चिंत रहें। प्रदेश में इस वर्ष अवर्षा की स्थिति के चलते 72 तहसीलों में सूखे जैसे हालात बने हैं। सरकार के द्वारा आकस्मिक योजना बनाने का निर्देश तो जारी कर दिया गया है, लेकिन सूखे को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। अब देखना ये होगा कि सरकार सूखे और किसानों के नुकसान से निपटने क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज रायपुर। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज।